नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी और उनकी भक्त गोदी मीडिया इस बात की पूरी तैयारी कर रही है कि देश के बच्चे बच्चे को ये संदेश दिया जा सके कि राहुल गांधी से ज़्यादा सम्मान नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका में हुआ है। दरअसल परेशानियां और हैं। राहुल गांधी की यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी के माथे पे शिकन ला दी है। जिस तरह से विदेशों में राहुल गांधी को हाथों हाथ लिया गया, जिस तरह वहाँ की प्रेस, वहाँ की मीडिया, वहाँ के पत्रकारों ने संवाद किया राहुल गांधी से, उससे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, क्या अमेरिका में जाकर मीडिया से बात करेंगे? और एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि वो अमेरिका जो भारत से नाराज था। नाराज इसलिए था कि चुनाव से पहले हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका में नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप साहब नहीं आए। आप राष्ट्रपति बनते, मैं बनता, और कोई दूसरा प्रधानमंत्री किसी तीसरे के लिए नारा लगा रहा होता, तो आपको भी बुरा लगता। और फिर जब अमेरिका को बुरा लगा तो उसने कई सालों तक भारत में अपना राजदूत तैनात नहीं किया, जबकि पड़ोस के पाकिस्तान में राजदूत तैनात हुआ। जाहिर है ये बहुत बड़ा अपमान था भारत का। और अब जब चुनाव में 9-10 महीने बचे हैं, सरकार किसकी आएगी पता नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस आतिथ्य के पीछे क्या खेल है? दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि दुनिया में हथियार खरीदने, हथियार बेचने की लॉबी बहुत काम करती है। तमाम देशों के बीच में युद्ध के हालात ये लॉबी पैदा कराती है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी से कोई बहुत बड़ी डील करने के प्लान में है अमेरिका? क्या कारण है अमेरिका और भारत के बीच इस मुलाकात का, इस डील का? एक ऐसे शख्स से आज आपकी बात करा रहा हूँ जो शिकागो में है, जिसको भारत में संचार क्रांति का जनक बताया जाता है। देश के सर्वोच्च सम्मान से वो सम्मानित हो चुके हैं। देश के कई प्रधानमंत्री, दो दो प्रधानमंत्रियों के बहुत करीबी रहे हैं। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे में साय की तरह उनके साथ थे। उन्होंने प्लान किया और वो आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर। ये पूरा इंटरव्यू सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि बड़े बड़े देश क्यों बुलाया करते हैं किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को। क्या खेल होता है, क्या रणनीति होती है, क्या राजनीति होती है। तो चलिए फिर सीधा चलता हूं बिना किसी पर आपको और भूमिका बताए सैम पित्रोदा साहब के पास, और उनका नाम सुन के आपको समझ में आया होगा कि आज मैं दुनिया की किस बड़ी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं। सीधे शिकागो से मैं उनसे बात शुरू करता हूं। चलिए सुनिए सैम पित्रोदा साहब को। स्वागत है सैम पित्रोदा जी आपका। और मैंने आपको कष्ट दिया, लेकिन कुछ जरूरी बातें थी। धन्यवाद। पिछले दिनों राहुल गांधी अमेरिका गए थे तो आप उनके साथ थे, और राहुल गांधी लौट के आ पाते उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोगों ने आपको ही निशाने पर लेना शुरू कर दिया। और एक बयान था कि मंदिर की, शायद आपके बयान को जो भी बयान ओरिजिनल रहा हो, लेकिन उसका भाव ये था कि मंदिर की जरूरत नहीं है अब, मंदिर से ज़्यादा और भी कामों की जरूरत है। ये यहाँ प्रस्तुत किया गया। तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ, आपका बयान था क्या जिसकी वजह से आपको टारगेट किया गया? देखिए, टारगेट तो हम उठेंगे तो भी करेंगे, हम सोएंगे तो भी करेंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और कहा। मैंने इतना जरूर कहा और पहले भी कहा था कि टेम्पल्स विल नॉट क्रिएट जॉब्स। व्हाट आई मीन इज हमें ध्यान देना है नौकरियों पे, भविष्य पे, इतिहास पे नहीं। हमें टेम्पल्स बनाने हैं नौकरियां बढ़ाने के लिए। जो हम टेम्पल्स बनाते हैं उससे जॉब क्रिएट नहीं होंगे। दैट वाज द मैसेज। आप उसको कैसे भी ट्विस्ट कर सकते हो। आपको झूठ बोलना है तो आप अच्छा ही झूठ बोलिए, पूरा ही लेकिन झूठ सैम बोलिए।
लेकिन सैम साहब ये कहा गया कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, सैकड़ों करोड़ का बन रहा है, तो वहाँ पे ईंट पत्थर आ रहे हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो मंदिर के आसपास कोई फल बेचता है, कोई प्रसाद बेचता है, कोई मंदिर बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, तो एक मंदिर भी अपने आप में एक रोजगार देता है, ऐसा यहाँ पे तर्क रखे गए। लेकिन वो जो रोजगार अलग चीज है। आप घर बनाइए, वही रोजगार घर बनाने से मिलेगा। दैट विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ ए जॉब। देयर इज जॉब एंड देयर इज जॉब। देयर आर परमानेंट जॉब एंड देयर आर टेम्पररी जॉब। यही एसेट कोई ऐसी चीज में लगाइए जहां परमानेंटली जॉब मिले। तो ये तो डिबेट ऐसा है कि यू आर रियली आर्ग्यूइंग। ओके, लेकिन लेकिन सैम साहब एक चीज और परमानेंट जॉब के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक चैनल में जाके कहा था कि अगर लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, अगर आप पकौड़े भी तलते हैं तो पकौड़े तलना भी एक रोजगार होता है। क्या अमेरिका में भी, आप जहाँ रहते हैं, आप शिकागो में रहते हैं, अमेरिका में भी इस तरह के पकौड़े तलना रोजगार में आता है? देखिए, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ रोजगार। घर साफ करना भी रोजगार है, स्ट्रीट पे कचरा लेना भी रोजगार है, और एआई पे काम करना भी रोजगार है, हॉस्पिटल में काम करना भी रोजगार है, टीचर का भी रोजगार है। आप कैसे जॉब क्रिएट करते हैं? हमें 20 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने हैं। देखिए आखिरी 9 साल में कितने बड़े जॉब क्रिएट किए। वहां आप चाय और पकौड़ों का ले जाते हैं। इट इज अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन। ये आर्ग्यूमेंट की एटीट्यूड है, ये समझने की एटीट्यूड नहीं है। सीधा समझिए कि हमने कितने जॉब क्रिएट किए, हमें क्या करना है जॉब क्रिएट करने के लिए। हमें भविष्य में हमारे जवान लोगों को होप देने के लिए, आशा देने के लिए वोकेशनल एजुकेशन कैसे सुधारना है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम साहब, ये जब इस तरह के बयान आते हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आते हैं कि भारत में रोजगार की कमी नहीं है, पकोड़े तलना भी एक रोजगार है, तो अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका जैसे ताकतवर देश में, क्योंकि भारत पर निगाह रहती है सबकी, इस तरह के बयानों का वहाँ क्या अर्थ निकाला जाता है? देखिए, जो समझते हैं उन्हें सब पता है। सच और झूठ सबके सामने है। अगर आप सत्य की शोध में निकलेंगे तो आपको पता है कि जॉब नहीं क्रिएट किए गए हैं। तो जो जानते हैं उन्हें सब पता है। झूठ बोलने से सत्य नहीं बदला जाता, किसी पे पर्सनल अटैक करने से सत्य नहीं बदला जाता। अब हम क्या कहें? ठीक बात है श्याम साहब, इस विषय पे तो खैर ज़्यादा बात की भी नहीं जा सकती। अब मैं मुख्य विषय पे आता हूँ। राहुल गांधी अमेरिका से लौट कर आए हैं और 2 विदेश के दौरे राहुल गांधी के बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। जब वो पहली बार विदेश गए तो भारत की संसद चलने नहीं दी गई और कहा गया कि राहुल गांधी ने विदेश में जाके भारत का अपमान किया है। और सैम साहब, ये दूसरा दौरा था राहुल गांधी का जो ये माना गया कि ये दौरा आपने डिजाइन किया है। राहुल गांधी के दौरे के पीछे आप हैं। अमेरिका में जिन इंटेलेक्चुअल से बात थी वो रूपरेखा आपकी बनाई हुई थी, और विदेश में आप लोग इसलिए राहुल गांधी को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं क्योंकि भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया राहुल गांधी को दिखा नहीं रही है। विदेश में जो बात करते हैं उस पर कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। और आप लोग ये भी अच्छी तरह जान गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा है कि वो विश्व गुरु बनता हुआ दिखें। पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आज हमारे प्रधानमंत्री के पीछे पूरी दुनिया खड़ी है। तो सैम साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है कि राहुल गांधी को आप पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में खड़ा करें, क्या कोई ये प्लान है आपका राहुल गांधी को विदेश में लाके भारत पे हमले कराने का, या ये रूटीन में हो रहा है?
देखिए, किसी पे हमले कराने का कोई प्लान नहीं है। प्लान बड़ा सीधा है कि हमें इंडियन मीडिया पूरी स्पेस मीडिया में नहीं दे रही है। वो उठपटांग करके, झूठ बोल के, उल्टा सीधा करके प्रेजेंट करते हैं। जब हमने बालाकोट के बारे में कुछ कहा तो बोले देशद्रोही है। अरे भी आप कौन हैं डिसाइड करने वाले हम देशद्रोही हैं? हु गेव यू लाइसेंस? हु आर यू? व्हाट हैव यू डन इन योर लाइफ? लेकिन लोग सुनते हैं क्योंकि यू आर कंट्रोलिंग मीडिया। हमने एक दफा यह भी कहा कि 1984 में जो हो गया उसका हमें अफसोस है, लेकिन जो हुआ सो हुआ। इट डज नॉट मीन दैट आई एम नॉट सिंपैथेटिक। आई अंडरस्टैंड जो हुआ वो बुरा हुआ, बट द पॉइंट आई वाज मेकिंग इज लेट्स मूव ऑन। उसको भी उलट करके पब्लिसाइज किया गया। सो ये होता रहता है इंडिया में। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो हम प्रदेश इसलिए जा रहे हैं कि वहां के इंटेलेक्चुअल से कुछ सीखें, कुछ उनसे ओपनली बात करें, क्योंकि वी एंड राहुल गांधी particularly believes that democracy is larger global good. Indian democracy in particular is the key to global democracy. अभी प्राइम मिनिस्टर यहां आ रहे हैं, वो करेंगे एक दो डील। यहाँ की सरकार उन्हें बहुत सारा मान देगी, अच्छी बात है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको मान मिलना चाहिए। 1.5 बिलियन लोग के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये मान डील बनाने के लिए मिल रहा है। ये मान इसलिए नहीं मिल रहा कि उन्होंने बड़ी किताबें लिखी है, वो बड़े विद्वान हैं, वो यहाँ के प्रेस को एड्रेस करेंगे, यहाँ की यूनिवर्सिटी में जाके लोगों को मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर को हमारी दृष्टि से ब्रॉड कॉन्वर्सेशन करना चाहिए, नॉट ब्रॉडकास्ट। आई वुड विश कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ग्लोबल मीडिया को नेशनल प्रेस क्लब में एड्रेस करें, जैसे राहुल ने किया था। यूनिवर्सिटी के लोगों को मिले, इंटरैक्ट करें। लेकिन होगा क्या कि एक बड़ा तमाशा किया जाएगा, जहां लोग झंडे लगाएंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे कि हम तो बड़े हो गए फेमस। ऐसे फेमस नहीं किया जाता देश को। सैम साहब, एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो एक डील के लिए आ रहे हैं। आज मैं डिबेट कर रहा था और डिबेट में कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने ये बात उठाई थी कि अमेरिका ने शुरुआत में काफ़ी लंबे समय तक भारत में अपना राजदूत तैनात नहीं किया, जबकि पाकिस्तान में राजदूत तैनात किया। तो शायद बाइडेन साहब को बुरा लगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप सरकार रिपीट नहीं हुई। तो शायद अमेरिका के राष्ट्रपति को बुरा लगा, इसलिए इतने बड़े देश में अमेरिका ने अपना राजदूत तैनात नहीं किया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में राजदूत तैनात हुआ। और अब जब 9-10 महीने मोटे मोटे चुनाव को बचे हैं, तो अब अमेरिका बुला रहा है। लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं, पूरी दुनिया हथियारों के रक्षा सौदों की लड़ाई लड़ रही है, बहुत बड़ा पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो क्या आपका ये इशारा भी इसी तरफ है कि भारत के प्रधानमंत्री को बुला के कोई बड़ी डील करने की प्लानिंग है, इसीलिए उनका स्वागत किया जा रहा है? आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा कुछ आरोप नहीं लगा रहा, सो लेट अस नॉट मिसअंडरस्टैंड। मैं खाली यही कह रहा हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर यहां आएंगे तब वो जो नेशनल प्रेस क्लब को मिले, यूनिवर्सिटी को मिले, लोगों से चर्चा करे, तो एक अलग बात है। दूसरी बात है कि बड़ा भव्य शो एंड टेल होगा, डील साइन की जाएगी, वो दूसरी बात है। सैम साहब, आप चूंकि सिस्टम में बहुत करीब रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार रहे हैं, आप सरकार के बहुत अभिन्न अंग रहे हैं,
ये जो डील साइन की जाएगी, थोड़ा इसकी जानकारी क्या है आपको? ये डील क्या है जो भारत और अमेरिका साइन करने जा रहा है? देखिए, थोड़े दिन में पता चल जाएगा डील क्या है, लेकिन अभी अमेरिका का इंटरेस्ट और ध्यान पूरा दो चीजों पे है। एक है राइजिंग चाइना और दूसरा है यूक्रेन वॉर। अमेरिका हैज ऑलवेज बैक्ड, अनफॉर्चुनेटली, अथॉरिटेरियन लीडर्स। दुख की बात है हमारी दृष्टि से। हम तो यहाँ 60 साल से देख रहे हैं। हमने वियतनाम वॉर देखा, हमने अफगानिस्तान वॉर देखा, इराक, लेबनान, सीरिया, many others, and now यूक्रेन। सो अमेरिकन सिस्टम एक ऐसी बनाई गई है जो डिफेंस डिपार्टमेंट पे बहुत आधारित है। वी इन अमेरिका स्पेंड $1 ट्रिलियन ए ईयर ऑन डिफेंस। सो अभी अमेरिका का ध्यान है कि चाइना को कैसे चेकमेट करे और रशिया को कैसे चेकमेट करे यूक्रेन में। इसके लिए भारत से क्या किया जाए, कौन सा डील किया जाए, क्योंकि अमेरिकन माइंडसेट ट्रांजैक्शन पे है, वो लंबी प्रोसेस पे नहीं है। लंबी प्रोसेस पे हो तो पहले सोचेंगे कि डेमोक्रेसी कहाँ है, डेमोक्रेसी को कैसे बचाना है। देखिए, ईरान, फिलीपींस, सब जगह अमेरिका ने इन द पास्ट ऑथोरिटेरियन रेजिम को सपोर्ट किया है, क्योंकि वो मानते हैं कि उससे डील सीधी सी बन जाती है। जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो थोड़ी तकलीफ रहती है, समझे। सो अमेरिका लाइक्स टू सम एक्सटेंट what is happening in India from the viewpoint of deal making. But America also has to understand that Indian democracy is in their interest. And I wish American leadership will speak up about what is going on in India in terms of polarized politics, weaponization of social media, weaponization of institutions, undermining of civil society, change in the mindset of the people. I think these are all good things to remember. Good things for India and good things for the world. We can't put that under the rug because we have to be an open society. Democracy is all about openness. ठीक है। तो हमें दुख इस बात का है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर न तो नेशनल प्रेस क्लब में जाएंगे, न तो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, न तो पूरा इंटरेक्ट करेंगे। आई होप आई एम रॉन्ग। आई होप प्राइम मिनिस्टर डज दैट। आई विल बी वेरी हैप्पी। ठीक बात है। सैम साहब, हम लोग महात्मा बुद्ध के देश वाले लोग हैं जो अहिंसा में विश्वास करते हैं, और एक देश है जो हथियार खरीदने, हथियार बेचने और खासतौर से हथियार बेचने में यकीन करता है। ये दो अलग अलग विचारधारा के लोग किस प्लेटफॉर्म में अमेरिका में एक जगह आ सकते हैं? आपको कुछ थोड़ा बहुत अनुमान है? देखिए, आई ग्रो अप एज गांधीयन। आई बिलीव इन नॉन वायलेंस। I worry about the fact that the city I live in Chicago, 500 to 700 kids die every year because of gunshots. And that hasn't changed in last 60 years. I worry about gun lobbies in America. I worry about mass murders in America. I worry about children being killed in schools in America. So I come from a different perspective. I'm one of those who believe that world has to focus on non-violence in the next couple of decades. We cannot go on spending
Trillions of dollars on defense for what? I mean, it's barbaric in this day and age. When hyperconnectivity allows all 8 billion people to connect and have a meaningful conversation, we can learn to collaborate, we can learn to cooperate, we can learn to co-create in that kind of an environment. To go on building weapons to kill each other. ठीक बात है. पहले क्या था कि there was limited resources. So everyone was fighting for resources. अब तो resources are unlimited. Technology has given us ability to produce anything. We can feed 8 billion people. अब 50 साल पहले that was a concern. हाँ, ठीक. So we can produce anything. Now we have to make sure that we lift people from the bottom of the economic pyramid world over and not create wars to pump our economy. अब देखिए क्या हो रहा है यूक्रेन में. दुख की बात है कि यूक्रेन के लोग बेचारे देश छोड़ के चले गए हैं. जवान लोग सब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं दोनों तरफ से. ये क्या हो रहा है भैया in 2023? Why can't we sit across the table and talk? Have we lost our mind? I'm sure everybody is reasonable at the end. ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है सैम साहब. मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि इस हिंसा का कोई अंत नहीं होता. सैम साहब, आप एक अमेरिका के प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते, अमेरिका के एक बहुत इंटेलेक्चुअल होने के नाते, आप प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे? नहीं. क्यों नहीं जाएंगे? जरूरत क्या है मुझे? मैं उनको मिलकर क्या करूंगा? आप अपनी आइडियोलॉजी में हैं, वो भी बहुत बिजी हैं. उनको उनका काम कर दीजिए. मुझसे मिलकर क्या फायदा होगा? ना मुझे होगा, ना उनको होगा, ना देश को होगा. सैम साहब, आप भारत के एक रत्न हैं. आपने भारत में कई क्रांतियों की शुरुआत की है. भारत में संचार क्रांति के आप जनक माने जाते हैं. तो ये जो मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी की, जिसका पोषक आप भी हैं, जिसकी ब्रांडिंग आपने भी की है, तो मोहब्बत की दुकान में दिलों में दूरी क्यों? भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सैम पित्रोदा क्यों नहीं मिल सकते? भैया, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे दुख है जाने में. ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मोदी साहब को. वो हमारे दोस्त हैं. आई रिस्पेक्ट हिम एज एन इंडिविजुअल. समझे? वो अलग बात है. वो हमारे गुजराती हैं, हमारे दोस्त हैं. वो एक पर्सनल चीज है. लेकिन यहां जब आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके पास कहां टाइम होगा? उनको बहुत सारे काम हैं, बहुत लोगों को मिलना है. Given an option, I would have him meet somebody important in America than meeting me. जो भारतीय हैं, जो इंडियन मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं, उनके मन में क्या है? उनकी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा. राहुल को लेके, राहुल से मिलके ज्यादा खुशी है या फिर मोदी जी से मिलकर ज्यादा खुशी है? देखिए, यहाँ दो टाइप के एनआरआईज हैं. एक ग्रुप है जो मंदिर बनाते हैं, जो भगवान में मानते हैं, जो बीजेपी में मानते हैं, जो आरएसएस में मानते हैं. वो ग्रुप कोई नहीं बदल सकता. मोर पावर टू देम, लव देम and let them believe in what they believe in. But that group is small. It is less than 30%, but they are very vocal. They are very visible. They put in extra time, money and effort to get their point across. Then there is another group of 70% of people who believe in democracy, freedom, human right, justice, equality, diversity. And these are professionals, academicians, scientists, engineers, businessmen who are busy, and they are not temple going mostly. सैम साहब, आपको मंदिर को लेके इतना पूर्वाग्रह क्यों? अब तो राहुल गांधी चुनाव में जाते हैं, अपना जनेऊ दिखाते हैं, माथे पे भभूत लगाते हैं, चुनाव के दौरान में साष्टांग
वो लेटे हुए मंदिर में नजर आते हैं। कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली को वो जेब से निकाल के प्रवक्ता दिखाते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब तो भगवान का इस्तेमाल जितना भारतीय जनता पार्टी करती थी, अब तो कांग्रेस भी करने लगी है। तो आपकी जो वैज्ञानिक सोच वाली बात है वो तो है नहीं। अब भारत में अगर कोई बच्चा 25, 26, 27 साल का हो जाता है, तो बच्चे के अड़ोसी-पड़ोसी उसके पिता के दोस्त से कहते हैं कि अगर पिता नहीं है तो पिता के दोस्त से कहते हैं, तुम बात क्यों नहीं करती, शादी नहीं कर रहा। आप उनके पिता के दोस्त हैं और एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी शादी करेंगे? एक बार राजीव गांधी आए थे और उन्होंने एक बड़ा-सा एक डिब्बा टाइप का दिखाया था कि देखो ये एक डिब्बा है, इससे कान पे लगाओगे दूर जगह बात हो जाएगी। ये तब की बात है जब आप मोबाइल पे कुछ रिसर्च कर रहे थे, भारत में मोबाइल आया नहीं था, आप उसकी प्लानिंग कर रहे थे। वो किस्सा क्या था, आपको याद है क्या वो किस्सा? राहुल और प्रियंका गांधी में राजनीति में कौन ज़्यादा परफेक्ट है? अच्छा, सोनिया गांधी के और आपके रिश्ते कैसे थे? मतलब राजीव गांधी की डेथ के बाद सोनिया गांधी जी आपके संपर्क में थी, बातचीत करती रहती थी लगातार, क्योंकि वो एक अकेली ऐसी महिला है जो आइडियल हैं, जिन्होंने पति की मौत के बाद त्याग किया है इंडिया में। वो चाहती तो प्राइम मिनिस्टर बन जाती, लेकिन वो राजनीति से अलग हो जाती है। तो आपके और उनके बीच में भारतीय माँ का बड़ा मन होता है कि उसके घर में बहू आए। कभी सोनिया गांधी ने आपसे कहा कि राहुल की शादी की बात करो, इसलिए शादी नहीं करता? तो आपने सुना सैम पित्रोदा साहब को? पार्ट 2 सैम पित्रोदा साहब के इंटरव्यू का बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की निजी जिंदगी, उनकी शादी और सोनिया गांधी की कैसी बहू चाहती हैं, इस विषय पे हम पार्ट 2 में आपको सुनाएंगे सैम पित्रोदा साहब का ये इंटरव्यू। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।